वॉल्ट की घटना के एक हफ्ते बाद वेनिक्योर की राजधानी में काफी हलचल है। कोलोसियो एकेडमी में माता-पिता छात्रों का एक सेशन होता है, जिसमें साम्राज्य के 7 बड़े परिवार और दूसरे रईस शामिल होते हैं। हालांकि सबकी नज़रें फाइनल रैंकिंग मैच पर हैं, जो एग्जाम का ग्रैंड फिनाले है और जो विशाल कोलोसियम में होने वाला है। एक बड़े बोर्ड पर टूर्नामेंट ब्रैकेट दिखाया गया है, जिसमें मुख्य प्रतिभागियों के नाम हैं। पहले साल की आइस कॉप्स से ट्यूडर और बियांका हैं। पहले साल की फायर कॉप्स का प्रतिनिधित्व ग्रैन्युली और सिंक्लेयर कर रहे हैं और तीसरे साल की फायर कॉप्स से डॉलरिस एक गंभीर दिखने वाले लड़के स्टूडेंट के साथ मुकाबला करने वाली है। विकेर चश्मा और बैकपैक पहने एक आम स्टूडेंट की तरह दिख रहा है, भीड़ में घुल मिल जाता है और सब कुछ देख रहा है। हालांकि उसकी नज़रें खास तौर पर एक इंसान पर टिकी हैं। अपने चश्मे से उसकी लाल आंखें सिंक्लेयर पर टिकी हैं। उसे याद आता है कि वो पिछली रात एक छत पर सिंक्लेयर से मिला था। वो लगातार पीछे पड़ने के लिए माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसे उससे एक आखिरी बात पूछनी है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वो अभी उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकता और एक उम्मीद भरा सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में जब वो अपने लक्ष्य हासिल कर लेगा तो वो उसके बारे में सोच सकता है। इस सवाल से विकेर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो तारों भरे आसमान की ओर देखता है और ऐसे भविष्य के बारे में सोचता है जिसके बारे में उसने कभी खुद को सोचने की इजाज़त नहीं दी थी। उसकी जिंदगी बदले की भावना में ही गुजर गई थी और उस पल उसे एहसास होता है कि उसने कभी इतना आगे सोचा ही नहीं था। विकेर जानता है कि उसके लक्ष्य एक मुश्किल और दूर के भविष्य में तय हैं। वो सिंक्लेयर की ओर मुड़ता है और मानता है कि अगर वो कभी अपने लक्ष्य पूरे कर पाया तो शायद वो सही हो। शायद तब उसे आखिरकार कुछ आज़ादी मिलेगी। उसकी उम्मीदें पक्की होते देख सिंक्लेयर उसका जवाब मान लेती है। नए पक्के इरादे के साथ वो कहती है कि ठीक है। वो कहती है कि उसकी भावनाएं उसकी अपनी हैं और वो उसका इंतज़ार करने के लिए तैयार है, भले ही वो उसे मना करे। विकेर उसे देखता है जब वो जाने लगती है। इससे पहले कि वो जा पाती, वो उसे आवाज़ देता है और उससे कहता है कि उसने जिसके लिए इतनी मेहनत की है उसे बर्बाद न करे और जोर देता है कि उसकी मेहनत कीमती है। उसके शब्दों से वो वहीं रुक जाती है। जब सिंक्लेयर चांद को देखती है तो उसकी आंखों से राहत के आंसू बहने लगते हैं। एक शुक्रगुजार आंसुओं भरी मुस्कान के साथ वो मान जाती है और उसे धन्यवाद देती है। वर्तमान में वापस विकेर एकेडमी की भीड़ से सिंक्लेयर को देखता है। टूर्नामेंट बोर्ड पर उसका नाम देखकर वो उसके फैसले को समझता है। वो एकेडमी छोड़ने से पहले अपनी राह पर चलने के लिए, जीतने के लिए दृढ़ है। जैसे ही वो उसे देखता है, वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है, ये महसूस करते हुए कि एकेडमी में उसके दिन भी गिने चुने हैं। उसके विचार उस अंधेरे भविष्य की ओर मुड़ते हैं जिसके बारे में वो जानता है कि वो आने वाला है। उसे पुरानी यादों में पढ़े गए एक भयानक घटना की याद आती है, जिसे कोलोसियो त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये त्रासदी पतन के समय से पहले की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक है। एक प्रलय जिसने दुनिया को असली राक्षसी खतरे की याद दिलाई। टाइमलाइन का हिसाब लगाते हुए विकेर जानता है कि ये आपदा लगभग 6 महीने में आएगी। उसका रास्ता साफ है। एक बार जब वो यहाँ अपना काम खत्म कर लेगा तो आने वाली तबाही की तैयारी के लिए वो एकेडमी छोड़ देगा। जैसे ही विकेर अपने भविष्य के बारे में सोचता है, उसकी आंखें भयंकर लाल दृढ़ संकल्प से चमक उठती हैं। वो जानता है कि उसका रास्ता कठिनाइयों और परीक्षाओं की जगह की ओर जाता है, दुनिया की सबसे खराब जेल नोवेल वेग। अंधेरी खतरनाक जेल की छवि उसके दिमाग में भर जाती है, जिससे वहां जाने का उसका संकल्प और मजबूत हो जाता है। कोलोसियम में वापस भीड़ का उत्साह बढ़ता है जब एक उद्घोषक की आवाज़ गूंजती है, ये घोषणा करते हुए कि फाइनल मैच शुरू होने वाले हैं। पहले मैच की घोषणा होती है। ट्यूडर ला मांचा डॉन क्विकसॉट आइस कॉप्स का एक फर्स्ट ईयर एक चमकती नीली ढाल और एक भाले के साथ अखाड़े में प्रवेश करता है। उसका प्रतिद्वंद्वी तीरंदाज बियांका फॉक्स अशर है, जो आइस कॉप्स की ही एक फर्स्ट ईयर है, जिसके पास भी ऐसी ही एनर्जी शील्ड है। स्टैंड से सुनहरे कवच में एक बड़ा आदमी कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाता है। वो ट्यूडर पर चिल्लाता है कि उनके परिवार की इज्जत दांव पर है और उसे जीतना ही होगा। उसे धमकी देता है कि अगर वो हारा तो घर वापस ना आए। ये सर्वेंटिस है, एज़्योर स्पीयरमैन परिवार का मुखिया। पास ही लंबे काले बालों वाला एक और आदमी हाथ बांधे बैठा है, जो परेशान दिख रहा है। ये रॉड्रिक फॉक्स अशर है, मिस्टिकल आर्चर परिवार का मुखिया। शोर की शिकायत करते हुए वो शांति से अपनी बेटी बियांका को निर्देश देता है कि वो उस बदतमीज परिवार को सबक सिखाए।
ट्यूडर बियांका से माफी मांगता है, कहते हुए कि उसे खत्म करना होगा क्योंकि उसके पिता देख रहे हैं। बिना घबराए बियांका जवाब देती है कि उसके पिता भी देख रहे हैं और उसका उस पर आसानी से पेश आने का कोई इरादा नहीं है। ट्यूडर हैरान रह जाता है, ये सवाल करते हुए कि वो उस पर आसानी से कैसे पेश आ सकती थी जबकि वो रैंकिंग में उससे ऊपर था। बियांका उसे बेवकूफ़ कहती है, ये समझाते हुए कि उसने उसे ज्यादा स्कोर करने दिया क्योंकि उसे पता था कि अगर वो हारा तो वो पूरे दिन रोएगा। दोनों प्रतिद्वंद्वी गुस्से में एक दूसरे को घूरने लगते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं और एक दूसरे को चुनौती देते हैं कि परिणाम के बारे में शिकायत न करें। उनकी बहस तब बढ़ जाती है जब दोनों छात्र अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, उनके शरीर से आग की लपटें निकलने लगती हैं जब वे लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। स्टैंड से देखते हुए ग्रैनोई ट्यूट के प्रति अपनी घृणा दिखाता है। या और बियांका जो बड़े परिवारों से हैं, इतने क्लासलेस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। फिर वो अपने बगल में बैठी सिंक्लेयर की ओर मुड़ता है और उसे आम आदमी कहता है। साफ साफ कहता है कि वो फायर कॉप्स मैच में टॉप स्पॉट हासिल करेगा। वो जोर देकर कहता है कि वो किसी आम आदमी को वो सम्मान नहीं लेने दे सकता। अकेले तो अंतरिम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने की बात ही छोड़ दो। एक घमंडी मुस्कान के साथ ग्रानुई बताता है कि ये उन्हें प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित करने की उसकी पुश एंड पुल रणनीति है। उसे यकीन है कि इससे सिंक्लेयर उसमें दिलचस्पी लेगी। हालांकि सिंक्लेयर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। वो अपनी चुप्पी तोड़ती है और शांति से उसके व्यवहार को बचकाना कहती है, फिर जाने लगती है। जब ग्रानुई घबराकर हकलाता है तो सिंक्लेयर शांत भाव से बस अपनी बात दोहराती है। ग्रानुई का आत्मविश्वास गायब हो जाता है और वो अपनी सीट पर सिकुड़ जाता है, हकलाते हुए धीरे से माफी मांगता है। दूसरी तरफ डोलोरेस अपने ही परेशान करने वाले विचारों में खोई हुई है। वो आह भरती है, पार्क की बेंच पर अपनी चिंताओं से जूझ रही है। वो अकेली बैठी है, उसका मन एक ही इंसान में खोया हुआ है। वो इस बात पर परेशान है कि वो सिंक्लेयर से क्या कह सकती है। उसके मन में वॉल्ट की घटना याद आती है, जब एक गुस्से में भरी सिंक्लेयर ने उसे जोर से धक्का दिया था। उस दिन से उसने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन सिंक्लेयर उससे बच रही है। डोलोरेस परेशान है, सोच रही है कि वो उस रात जो हुआ उसकी सच्चाई कैसे समझाएगी। जब डोलोरेस अपनी चिंताओं में खोई बैठी थी, तभी अचानक कोई उसके पास आता है जिससे वो चौंक जाती है। ये विकीर है जो उसकी तरफ आ रहा है। उसके मन में जल्दी से एक विचार आता है। उसे याद आता है कि सिंक्लेयर और विकीर कितने करीब लगते हैं। अपनी दोस्त से फिर से जुड़ने के लिए बेताद डोलोरेस फैसला करती है कि विकीर से मदद मांगने से उसे सिंक्लेयर से बात करने का मौका मिल सकता है। वो जानती है कि ये एक चालाकी भरी रणनीति है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। जैसे ही वो उसका नाम पुकारने वाली होती है, एक छोटी लड़की उसके पास से गुजरती है, खुशी से चिल्लाती है, डैडी विकीर। इससे पहले कि हैरान विकीर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, छोटी लड़की पोमरेनियन उसे जोर से गले लगाती है, खुशी से उसे बताती है कि उसने अपने डैडी को कितना मिस किया। इस सार्वजनिक प्रदर्शन से भीड़ में हलचल मच जाती है। फुसफुसाहट शुरू हो जाती है क्योंकि लोग सवाल करते हैं कि क्या एक छोटी लड़की ने सच में एक स्टूडेंट को डैडी कहा। कुछ तो ये भी कमेंट करते हैं कि वे एक जैसे दिखते हैं। मूंछों वाला एक बूढ़ा आदमी विकीर को शक की नज़र से घूरता है। ये खुलासा कि वो जवान स्टूडेंट पिता हो सकता है इतना शर्मनाक है कि विकीर पोमरेनियन को पकड़ता है और भाग जाता है। एक अमीर जोड़ा इस अजीब स्थिति पर कमेंट करता है, ये कहते हुए कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन डोलोरेस से ज्यादा किसी पर असर नहीं होता। ये खुलासा उसे बहुत ज्यादा लगता है। उसके पैरों में जान नहीं रहती और वो पार्क में घुटनों के बल गिर जाती है। पूरी तरह से हैरान चेहरे से उस सीन को देखते हुए वो सिर्फ एक अविश्वास भरा शब्द हकला पाती है, डैडी। विकीर जल्दी से गॉसिप करने वाली भीड़ से निकल जाता है, पोमेरेनियन को अपनी पीठ पर लिए हुए। वो अकेडमी के मैदान के एक शांत हिस्से की ओर जाता है, विशाल बर्फ से ढके कोलिजियम के पास। वो राहत की सांस लेता है, खुश है कि आखिरकार वो सबसे दूर है। हालांकि उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि पोमेरेनियन उसकी पीठ से खुशी से चीखती है। वो कहती है कि इतनी तेजी से दौड़ना कितना मजेदार है और उत्सुकता से अपने अंकल से पूछती है। विकीर धीरे से छोटी लड़की को नीचे उतारता है, फिर वो गंभीरता से समझाता है कि अगर वो सार्वजनिक जगहों पर उसे डैडी कहकर मजाक करेगी तो वो अपने अंकल को मुश्किल में डाल देगी। उसकी गंभीर आवाज सुनकर पोमेरेनियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डरते डरते पूछती है कि क्या वो नाराज है और जल्दी से माफी मांगती है। वादा करती है कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। विकीर का चेहरा नरम पड़ जाता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो नाराज नहीं है, बस कुछ चीजों से निपट रहा है, और उसके सिर पर हाथ फेरता है जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाती है। वो नीचे झुकता है, पूछता है कि वो अकेली क्यों है। वो बताता है कि उसे ओसिरिस के साथ होना चाहिए था।
और पूछता है कि वो कहाँ है। पोमेरेनियन बताती है कि बड़े अंकल उनके ब्रेसलेट लेने गए थे। इंतजार करते समय उसने गार्ड्स के साथ लुका छिपी खेली, लेकिन विकीर को देखने के लिए बेचैन हो गई और चुपके से खुद ही अंदर आ गई। विकीर सोचता है कि उसने अपना रास्ता कैसे बनाया होगा। कल्पना करता है कि उसने नखरे किए होंगे और ह्यूगो को मुश्किल में डाल दिया होगा जब तक कि वो उसे आने देने के लिए सहमत नहीं हो गया। वो समझता है कि अगर ह्यूगो को रिपोर्ट करना पड़ा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच एक मासूम पोमेरेनियन ऊपर देखती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी है। विकीर स्थिति को ठीक करने का फैसला करता है। वो पोमेरेनियन से कहता है कि वे उसके बड़े अंकल को ढूंढ लेंगे और उसका हाथ पकड़कर वे दोनों साथ चले गए। जैसे ही विकीर और पोमेरेनियन हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, वो अचानक रुक जाता है। अचानक रुकने से हैरान पोमेरेनियन ऊपर देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। विकीर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके पास बिना किसी को पता चले आ गया है। उनके पीछे एक बूढ़ी औरत सफेद हुड वाले चोगे में खड़ी थी, जो एक छड़ी के सहारे खड़ी थी और उसके हाथ में एक छोटी बाल्टी थी। धीरे से वो कहती है कि उसे प्यास लगी है। उसके चुपचाप आने से अभी भी हैरान विकीर उसकी तरफ मुड़ता है। जैसे ही बूढ़ी औरत अपनी बात दोहराती है, विकीर उसके झुर्रीदार चेहरे और चश्मे को देखता है और उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। वो जानता है कि वो कौन है, लून चर्च की पोप और ताकतवर कोवॉडिस परिवार की मुखिया। वो सालों पुरानी है। वो साम्राज्य के एकीकरण से पहले से रह रही है, जिससे वो आखिरी पारंपरिक सॉन्टिस में से एक बन गई है। वो एक जीवित किंवदंती है, नाबुकोव, लून क्वो वाडिस्क्यू। विकीर हैरान है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। उसकी कद का कोई व्यक्ति अकादमी में क्यों होगा? स्थिति असंभव है। अपनी मूल टाइमलाइन में उसने उसके बारे में केवल इतिहास की किताबों में पढ़ा है, क्योंकि इस समय तक उसे मर जाना चाहिए था। इतिहास में उसकी मौत एक अंदरूनी व्यक्ति द्वारा जहर से दर्ज है, जो सफल हुआ क्योंकि उसकी अपनी शक्ति ने उसे कमजोर बना दिया था। अपने सामने जीवित पोप को देखकर विकीर को भयानक स्पष्टता के साथ समझ में आता है कि इतिहास बदल गया है। वो सोचता है कि क्या अतीत में लौटने के बाद से उसके कार्यों के कारण वो जीवित है। जैसे ही विकीर इस बदलाव को समझता है, उसे आशा की एक किरण महसूस होती है। पोप की शक्ति मानवता के भविष्य के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। उसकी आशा भरी सोच तब खत्म हो जाती है जब पोप की बाल्टी हवा में झूलती हुई आती है और सीधे उसके सिर पर लगती है। बूढ़ी औरत का चेहरा बुढ़ापे के गुस्से में टेढ़ा हो जाता है और वो लड़के से पानी देने के लिए चिल्लाती है। परेशान और निराश होकर विकीर को याद आता है कि डोलोरिस ने उसे बताया था कि पोप को डिमेंशिया है। उसे एहसास होता है कि डोलोरिस सही है। अपनी वर्तमान स्थिति में पोप बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएंगी। फिर भी एक परेशान करने वाला विचार बना रहता है। शक्तिशाली उपस्थिति जो उसने पहली बार उसके पास आने पर महसूस की थी, वो उसके बुढ़ापे के व्यवहार से बिल्कुल अलग लगती है। इस हलचल से ध्यान आकर्षित होता है। पोमेरेनियन गुस्से में अपने चाचा का बचाव करती है, जबकि डोलोरिस, जो पोप को ढूंढ रही थी, घबराकर उनकी ओर दौड़ती है। वो पूरी तरह से थकी हुई और हाँफती हुई पहुंचती है। उन्हें पाकर राहत महसूस करती है। सांस लेते हुए डोलोरिस चिंता से पोप से पूछती है कि उसका सहायक सर पीटर कहाँ है और वो अकेली क्यों घूम रही है। पोप उसे नज़रअंदाज करती है और पानी की मांग करती रहती है। एक भ्रमित डोलोरिस केवल पूछ सकती है कि क्या उसे प्यास लगी है। विकीर पास के एक कुएं की ओर इशारा करता है और पोप से कहता है कि वो वहां से पानी पी सकती है, लेकिन पोप जिद से अपनी टूटी हुई बाल्टी आगे बढ़ाती है और जोर देती है कि वे उसका इस्तेमाल करके उसके लिए पानी लाएं। तीनों बाल्टी को हैरानी से चुपचाप देखते हैं। नीचे के बड़े छेद से झांकते हुए पोमेरेनियन स्पष्ट बात कहती है, पानी लीक हो जाएगा। पोप टूटी हुई बाल्टी को देखकर सोच में पड़ जाती है और हाँ करती है। फिर एक अजीब हरकत करते हुए वो बाल्टी को कुएं में फेंक देती है, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। जैसे ही बाल्टी डूबती है, वो अजीब संतुष्टि के साथ कहती है कि अब इसमें से पानी नहीं बहेगा। उसका व्यवहार अचानक बुढ़ापे से समझदारी में बदल जाता है। विकीर और डोलोरिस की ओर मुड़कर वो कहती है कि सभी चीजें अपने प्राकृतिक रूप में सबसे अच्छी होती हैं। आंखें बंद करके वो रहस्यमयी सलाह देती है कि अगर फर्श में छेद या दरारें हैं तो उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। वो समझाती है कि छेदों को किसी बड़ी चीज से ढककर भरा जा सकता है, जैसे कुएं का पानी टूटी हुई बाल्टी को घेर लेता है। डोलोरिस के गाल को धीरे से छूते हुए पोप आगे कहती है, उसे सलाह देती है कि खालीपन को जबरदस्ती भरने की कोशिश न करें। वो युवा संत से कहती है कि चीजें स्वाभाविक रूप से होने दें। ये समझदारी की बात डोलोरिस को बहुत प्रभावित करती है। हालांकि विकीर इस दार्शनिक भाषण से प्रभावित नहीं होता है। वो सीधे सीधे टोकता है और उसके तर्क में व्यावहारिक कमी बताता है। वे अभी भी इससे पानी नहीं पी सकते। पोप उसे जिज्ञासा से देखती है।
विकिर के कॉलर से एक छोटी मकड़ी निकलती है। वो बच्ची से बात करता है और उसे काम करने के लिए कहता है। उसके आदेश पर बेबी मैडम अपने मुंह से एक मोटा जाला निकालती है, जो बाल्टी के बड़े छेद को पूरी तरह से बंद कर देता है। बाल्टी ठीक होने के बाद विकिर उसे कुएं में डुबोता है और आसानी से पानी निकाल लेता है। वो भरी हुई बाल्टी पोप को दिखाता है, सीधे उसकी फिलॉसफी को चुनौती देता है। उसे प्यास लगी है, पानी उपलब्ध है और बाल्टी में छेद है। फिर वो पूछता है कि क्या उसे अपनी जरूरत का पानी पाने के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए। उसके व्यावहारिक समाधान से उसके साथी हैरान रह जाते हैं। पोमेरेनियन की आंखें चमक उठती हैं जब वो पूछती है कि क्या उसने जादू का इस्तेमाल किया, जबकि हैरान डोलोरेस केवल उसका नाम हकला पाती है। हालांकि पोप चुप रहती है। उसका बूढ़ा व्यवहार गायब हो जाता है और उसकी जगह एक तेज नजर आ जाती है, क्योंकि उसकी आंखें पवित्र रोशनी से चमकती हुई विकिर पर टिक जाती हैं। उनके तनावपूर्ण पल को एक पादरी के कपड़े पहने एक आदमी ने बाधित किया, जो उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था और घबराहट में पोप को बुला रहा था। ये आदमी सर पीटर है, पोप का सेवक है। सांस फूल रही थी, लेकिन राहत महसूस करते हुए उसने बताया कि जब वो गायब हो गई थी तो वो बहुत ज्यादा परेशान था और उसने डोलोरेस को उसके साथ रहने के लिए धन्यवाद दिया। उसकी अटेंडेंट के मौजूद होने पर पोप का टेस्ट खत्म हो गया लगता है। उसकी आवाज, जो अब साफ और समझदारी वाली थी, उसने विकिर से माना कि उसका तरीका सही था। उसके चेहरे पर एक समझदारी वाली मुस्कान फैल गई जब उसने उसकी फिलॉसफी के बारे में बताया। कभी हार न मानना और हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढना, चाहे कोई भी रुकावट हो। उसने कहा कि यही जिंदगी है जो उसे जीनी है। विकिर चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव समझ नहीं आ रहे थे जब वो उसकी बातें सुन रहा था। अपना मैसेज देने के बाद वो जाने के लिए मुड़ी और अपने अटेंडेंट को जाने को कहा। घबराया हुआ सर पीटर तेजी से उसके पीछे गया। कुछ कदम चलने के बाद वो रुकी और विकिर की तरफ मुड़ी और उसे एक छोटा लेकिन सच्चा धन्यवाद दिया। उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान आई जब उसने बताया कि उसकी वजह से अब वो शांति से जा सकती है। फिर वो मुड़ती है और सर पीटर के साथ चली जाती है, अपने पीछे रहस्य का एक निशान छोड़ जाती है। विकीर, डोलोरेस और पोमेरियन ठीक की गई बाल्टी के साथ आंगन में खड़े रह जाते हैं। वे चुपचाप खड़े रहते हैं, उस अजीब मुलाकात को समझने की कोशिश करते हुए। डोलोरेस घबराकर विकीर को सलाह देती है कि वो पोप की बातों को ज्यादा गंभीरता से ना ले, समझाते हुए कि वो होश में नहीं थी। बाल्टी पकड़े हुए विकीर जवाब देता है कि ठीक है, क्योंकि इस कोशिश से उसे प्यास लग गई है। फिर डोलोरेस का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो हिचकिचाते हुए मानती है कि उसने पहले छोटी लड़की की बातें सुन ली थीं। हिम्मत जुटाकर वो विकीर से पूछती है कि क्या वो पोमेरियन का डैडी है। इस अप्रत्याशित सवाल से विकीर, जो पानी पीने वाला था, खांसने लगता है और पानी थूक देता है। जैसे ही डोलोरेस और पोमेरियन उसकी तरफ भागते हैं, वो खांसता है और जल्दी से साफ करता है। वो बताता है कि वो उसकी बेटी नहीं है, बल्कि एक जान पहचान वाले की छोटी बहन है और ये सब एक मजाक था। डोलोरेस अजीब तरह से हंसती है, दिखावा करते हुए कि वो बस दोबारा पक्का कर रही थी। हालांकि अंदर से उसे बहुत राहत मिलती है। उसकी राहत पर पोमेरियन उसे गुस्से से घूरती है, जो अपने गाल फुला लेती है, जिससे हैरान डोलोरेस सोचती है कि बच्चा इतना गुस्सा क्यों है। अभी भी खांसते हुए विकीर डोलोरेस से पूछता है कि क्या डैडी वाला सवाल ही वो वजह थी जिससे वो उसे ढूंढ रही थी। वो मना करती है, लेकिन मानती है कि उसे एक एहसान मांगना है। इससे पहले कि वो समझा पाए, एक घोषणा होती है जिसमें दूसरे साल के विजेता की घोषणा की जाती है और ये भी कि तीसरे साल का फाइनल मैच शुरू होने वाला है। घोषणा सभी प्रतिभागियों को अखाड़े में बुलाती है। घबराकर डोलोरेस को एहसास होता है कि उसका मैच अगला है और वो माफ़ी मांगती है, कहती है कि वे बाद में बात करेंगे। विकीर शांति से कहता है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है, इसलिए वे साथ जाते हैं। कोलोसियो अकादमी के प्रवेश द्वार पर दो नई आकृतियां आती हैं। दो जवान औरतें, एक के नीले और गुलाबी बाल हैं और दूसरी के लाल, आत्मविश्वास से खड़ी हैं। बहुरंगी बालों वाली लड़की इलाके को स्कैन करती है और दृढ़ता से पूछती है, वो कहाँ है? ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।